हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपके ईवीएस के इसी के साथ जो सीडीपी है उसके 15 क्वेश्चंस रखे हैं, जो कि आज के सेशन के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इसलिए आप सभी को आज के सेशन में एंड तक बने रहना है। जितने भी नए साथी आए हैं इस चैनल पर, वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देंगे, ताकि जो है वो हमारी जितनी भी आपके पास वीडियोस आती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सभी लोग जो है वो टाइम से क्लास में जुड़ जाएं। ठीक है। इसी के साथ देखिए, अब आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब आप ये सोचिए कि हम आपको जो है वो क्वेश्चन विद डिटेल में बताएं, तो देखिए अब डिटेल में बताने का टाइम चला जा चुका है। बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है डिटेल में, लेकिन अब आपको क्या करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगाइए और उनकी प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए। इससे आपको क्या होगा, आपको पता चल पाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है, कितना स्कोर पहुँच रहा है आप लोगों का। अगर नहीं भी आप ज़्यादा नंबर ला पा रहे हैं तो बस आपको अब एक ही चीज़ करनी है कि आपको नया पढ़ने से बचना है। जितना हो सके पुरानी चीज़ों को रिवाइज करिए बस। अब इससे ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि देखिए जो आपके फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम हैं वो अभी आपका जो है वो 28 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब जो है वो अब जितने भी लोगों का फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम है, बस उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नई चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी मत भागिए। जितना भी पुराना कंटेंट आपने अभी तक जो कुछ भी लिख रखा है, आपने थ्योरी लिखी है या फिर आपने जो भी क्वेश्चंस लिख रखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन सभी का रिविज़न करिए। ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास में हम भी आप सभी को 15 आपके ईवीएस के क्वेश्चन रहेंगे और 15 ही आपके सीडीपी के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और कोई भी साथी क्लास को बीच में छोड़ करके नहीं जाएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में जो भी बात करते हैं करना बंद कर दीजिए। जब आपका एग्जाम हो जाएगा फिर आराम से आप लोग बात कर लीजिएगा। ठीक है। बात करने के लिए काफ़ी समय है, लेकिन अब एग्ज़ाम टाइम आ चुका है, तो बस अब पढ़ने पर फोकस करना है, ना कि हमें जो है वो चैटिंग में एक तरफ से आप लोग लाइन लगा देते हैं बातों की, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आज की क्लास में कोई भी चैटिंग नहीं करेगा फालतू की, सब लोग सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और पहला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है कि केचुए को किसान का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनना है आपको। विकल्प क्या दे रखे हैं। केचुआ जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली यानी कि नरम कर देते हैं। बी कह रहा है केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। सी कह रहा है कि केचुआ खरपतवार को खाते हैं, जिससे कि मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। डी कह रहा है कि केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुआ के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। और सभी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि सीटेट जो है आपका वो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। चाहे वो आपका ईवीएस हो, चाहे आपकी माफ़ कीजिएगा सीडीपी हो, या फिर आपकी जो है वो हिस्ट्री हो। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रखे जाते हैं स्टेटमेंट वाले। इसलिए आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के, उनके आंसर को पढ़ के फिर टिक करना है। ठीक है। जल्दीबाजी में कोई भी आंसर नहीं करेगा, सब लोग आराम से आंसर करेंगे। तो जल्दी सब आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए किसका क्या सही आंसर बनेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा 4, यानी कि ए, बी और डी जो विकल्प हैं ये तीनों के तीनों सही हैं। लेकिन जो आपका सी वाला दे रखा है, यानी कि केचुआ खरपतवार को खाकर जिससे कि मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए खरपतवार में आपका जो है वो कीटनाशक पदार्थ डाले जाते हैं उन्हें मारने के लिए। अगर केचुए उन्हें खाएंगे तो इससे उनका नुकसान होगा और वे मर जाएंगे, है ना। तो ये विकल्प जो है हमारा वो गलत दे रखा है, बाकी तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 4 वाला बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। विकल्प क्या दे रखे हैं। किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, या फिर कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों के लिए रखे रहना। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे। इसी के साथ जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, ताकि जो है वो और भी बच्चे आपके साथ जुड़े। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा पहला, यानी कि ए, बी और जो सी विकल्प दे रखे हैं ये एकदम आपको सही दे रखे हुए हैं। लेकिन जो आपका डी वाला कह रहा है कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थ को
कुछ दिनों के लिए रख देना। तो देखिए यहाँ पर खाद्य से संबंधित कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा हमारा? पहला वाला बन जाएगा। ए, बी और सी जो विकल्प दे रखे हैं ये तीनों के तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। यह अरण्य बाघों के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। विकल्प क्या दे रखे हैं? वाल्मीकि पार्क, बुक्सा पार्क, कार्बेट पार्क या फिर दुधवा पार्क। जल्दी से आंसर करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी लोगों ने काफ़ी बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की और मैंने खुद आप लोगों को कई बार ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। और बहुत अच्छे से ध्यान से आंसर करेंगे सभी साथी। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ये बनेगा सी वाला, यानी कि कार्बेट नेशनल पार्क। तो देखिए अब जो आपका कार्बेट नेशनल पार्क है इसका नाम बदल दिया जा चुका है, वो अब क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि सीटेट जो है वो इस बार हो सकता है कार्बेट नेशनल पार्क ना दे करके आपसे रामगंगा नेशनल पार्क पूछ ले, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा? सी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश के किसी एक राज्य या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझा होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है। और ऐसी खेती कहाँ पर होती है? विकल्प दे रखे हैं छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, लद्दाख या फिर मिजोरम। आंसर करेंगे सभी साथी। इसी के साथ जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक भी कर देंगे। आप लोग बिना कहे मतलब सुनते नहीं हैं कि जो है वो बिना कहे आप लोग लाइक कर दें क्लास को, है ना। सोचते होंगे कि मैम कहें फिर हम क्लास को लाइक करें, है ना। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ये बनेगा हमारा डी वाला, यानी कि मिजोरम में जो है वो सारे ग्रामवासियों की जितनी भी भूमि होती है वो सब एक दूसरे से साझा करके वहाँ पर पे खेती की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे, यानी कि भारत में लेकर के आए थे। विकल्प क्या दे रखे हैं? बंद गोभी, मटर, टमाटर या फिर भिंडी। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ये बनेगा सी वाला, मतलब कि जो टमाटर था वो दक्षिण अमेरिका से हमारे यहाँ आई थी, इसी के साथ जो मिर्ची थी वो भी आई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में ईवीएस द्वारा पसंद किया गया है? विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर? चित्रकला और शिल्पकला, एकल कार्य, गृह कार्य का आकलन, पाठ्य का स्पष्ट सारांश। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके ऑनलाइन शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, यानी कि आपके 2021 और 2022 में जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था उसी से रिलेटेड आपके ये ऑनलाइन शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हैं। इसलिए किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में, बस आराम से आप सभी लोग आंसर करिए। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? ये बन जाएगा ए वाला, यानी कि चित्रकला और जो शिल्प कला है ये पर्यावरण अध्ययन की जो क्लास होती है उसमें ईवीएस के द्वारा सुझावित दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है, यानी टीचर के लिए क्या चीज़ ईजी हो जाएगी? कह रहा है कि विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना या फिर विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वह सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे। तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा? टीचर के लिए आसान पूछा है, कह रहा है कि विद्यार्थियों को सूचना देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बी कह रहा है कि विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, ये भी बिल्कुल नहीं है। सी कह रहा है कि विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना, तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही दे रखी है यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ये सी वाला बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंतः संबंधित है, क्योंकि क्या कह रहा है कि ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप है, ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप है, ईवीएस का एकल विषय स्वरूप है या फिर ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है। आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है इसी के साथ, देखिए आप सभी साथियों को एनसीईआरटी में देखिए आपका थीम और जो उप थीम दे रखी है इनसे जो है वो हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना है और हर साल क्वेश्चन बनता है अभी तक। तो आप लोगों को
थीम और उनकी जितनी भी उप थीम है उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ कर जाना है, ठीक है। तो इसलिए जो है अब आप लोग बस मेरा तो यही कहना है कि अब आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब जो है वो टाइम कम रह गया है। तो बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए आप सभी लोग, वही आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये बनेगा डी वाला कि ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि, कह रहा है कि विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास, ईवीएस के प्रत्यय एवं विषयों का शिक्षण, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना, विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव। बताएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ईवीएस का स्वरूप जो बाल केंद्रित है वो किस लिए है। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा ए वाला, यानी कि विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है किस चीज का। विकल्प क्या दे रखे हैं, परिभाषा सीखने का, अवधारणाओं का कथन देने का, वर्णन करने का, या फिर प्रश्न को पूछने का। सभी साथी बहुत ही अच्छे से एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के तभी आंसर करेंगे, कोई भी जल्दी में नहीं रहेगा, ठीक है। बस आप लोग जल्दी से आंसर करिए इसका क्या सही होगा। इसी के साथ सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, ईवीएस की। उसमें जो आपके कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं उनको किस चीज़ का अवसर मिलता है, कह रहा है कि परिभाषा सीखने का। आप सभी लोगों को पता है कि परिभाषा बच्चे को कभी भी देकर के नहीं सिखानी है, क्योंकि जो आपकी ईवीएस होती है ये 1 to 5th तक, मतलब यानी कि जो प्राइमरी बच्चे होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसमें परिभाषा सीखने का कोई मतलब नहीं होता है ना, तो ये आपकी कैंसिल हो जाएगी। बी कह रहा है कि अवधारणाओं का कथन देने का, बिल्कुल भी नहीं, अवधारणा भी नहीं देनी है। सी कह रहा है कि वर्णन करने का, तो वर्णन भी नहीं करना है चीज़ों का। डी कह रहा है कि प्रश्न पूछने का, बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही दे रखी है, यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होती है उसमें विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक से क्वेश्चन पूछने चाहिए, ठीक है। और आपकी जो पर्यावरण है ये आपकी 3rd to 5th तक चलती है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, ठीक है, जूनियर की नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न में से किसका उपयोग कर सकता है। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, संरचनात्मक कार्यपत्रक, असंरचनात्मक कार्यपत्रक, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। अब सभी साथी क्वेश्चन नंबर 11 के लिए भी आंसर करेंगे कि इसका जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा आप सभी लोग। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, पहला कह रहा है कि संरचनात्मक कार्यपत्रक, ये तो बिल्कुल बनेगा आपका। बी कह रहा है असंरचनात्मक कार्यपत्रक, तो देखिए असंरचनात्मक कार्यपत्रक का कोई काम ही नहीं होगा यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर तो नहीं बनेगा। सी कह रहा है कि भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, बिल्कुल ये बात भी यहाँ पर सही दे रखी है। डी कह रहा है कि छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना, बिल्कुल ये भी सही है यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए, सी और डी। तो देखिए ये कहाँ पर दे रखा है, पहले में भी नहीं दे रखा है, ना ही दूसरे में दे रखा है, तीसरे में भी नहीं, बचा क्या हमारा चौथे में देखिए आपका साफ साफ दे रखा है ए, सी और डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय जो 23 है, यानी कि जो चैप्टर 23 है उसके अंदर जो पोचमपल्ली है वो डैश पर आधारित है, यानी कि आपको चैप्टर का नाम बताना है इसमें, ठीक है। तो ये पूछ रखा है। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर का सीधे नाम पूछ लिया आपसे, और ये पहला क्वेश्चन ही है, इससे जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर से। एक आपका कल्पना चावला पर भी पूछा गया था, ठीक है, वास्तविक लोग और उनके अनुभव जो थे, है ना, तो इनसे भी आपको जो है वो क्वेश्चन बना है एक बार। तो आपको क्या करना है, जो चैप्टर पढ़ने हैं उनका नाम भी बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि अब आप लोगों को भी पता है कि जो आपका सीटेट है वो आपका चैप्टर से भी क्वेश्चन उठा करके दे देता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका चैप्टर नंबर 23 है पोचमपल्ली, वो किस चीज़ पर आधारित है, यानी कि उस चैप्टर का नाम क्या है। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, वास्तविक स्थान। अब बात करते हैं अगर हम पोचमपल्ली की, तो पोचमपल्ली यह है क्या चीज़, तो ये एक जो है वो कलमकारी है, ठीक है। ये आपकी पारंपरिक एक चित्रकला मानी गई है पोचमपल्ली, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कह रहा है कि झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है। विकल्प दे रखे हैं मूंगफली, चावल, मक्का और गेहूं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी साथी अच्छे से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। इसी के साथ एक बार क्लास को शेयर कर देंगे ताकि जो है वो और भी बच्चे जुड़े आप सभी लोगों के साथ। आप लोग क्लास को नहीं शेयर करते हैं, कितनी गलत बात है ना। एटलीस्ट क्लास को तो शेयर कर दिया करिए। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा बी वाला, यानी कि जो चावल है वो झारखंड की मुख्य फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली साधन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे प्रभावशाली संसाधन पूछ रखा है। विकल्प क्या दे रखे हैं, मॉडल, कार्यपत्रक, चार्ट या फिर किस्से और कहानियां जो होती हैं वो पूछ रखा है। तो आपको बताना है कि जो पर्यावरण होती है आपकी, उसमें सबसे प्रभावशाली संसाधन के रूप में क्या चीज़ देखी जा रही है यहाँ पर। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा डी वाला। ठीक है, इसमें देखिए आपका कहानी नहीं दे रखा है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपका किस्से ना दे करके वहाँ पर कहानियाँ होंगी तो आप उसको टिक करिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बनेगा डी वाला, बाकी के ये नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास के महत्व को दर्शाता है। विकल्प क्या दे रखे हैं, सक्रिय एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना, डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना, समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषय पर समालोचना करना। डी कह रहा है कि बच्चे को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना। बात किसकी हो रही है यहाँ पर, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, सतत विकास के महत्व की बात हो रही है यहाँ पर। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा सी वाला, यानी कि समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषय पर समालोचना करना। अगर यहाँ पर आलोचना होता ना तो ये हमारा आंसर गलत हो जाता, यहाँ पर समालोचना की बात की गई है। देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ से क्या स्टार्ट होता है आपका, बाल विकास स्टार्ट होता है। तो बाल विकास के भी 15 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे और फटाफट से उसके आंसर टिक करेंगे। देखिए अब एक्सप्लेनेशन का टाइम बचा नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। अगर अब एक्सप्लेनेशन होगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, तो बस अब आप लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ये एक्सप्लेनेशन के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। विकल्प क्या दे रखे, उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, अच्छे से रख लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाए। सी कह रहा है कि बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। डी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बहुत ही ध्यान से। ठीक है, कोई भी साथी क्वेश्चन के आंसर को गलत नहीं टिक करेगा, जल्दी से बता देंगे किसका आंसर सही क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हमारा सही क्या बनेगा, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ करके पढ़ाना। तो इसका आंसर बनेगा हमारा सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, किस लिए। कह रहा है कि यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, या फिर यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। अब सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा डी वाला। देखिए अगर हम बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर की, तो इसको आप ऐसे भी पहचान सकते थे कि आपके जो हार्वर्ड गार्डनर थे इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, और यहाँ पर देखिए उसी की बात भी हो रही थी कि बहुबौद्धिकता। तो इस चीज़ से भी अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाते तो यहाँ पर अपने आंसर को आप निकाल सकते थे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। विकल्प क्या दे रखे हैं, एकता एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, बच्चे की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग समूह बनाकर, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चे को अनुशासित रखकर, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। अब आप सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी साथी।
तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एकता एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके। कभी भी समय सारणी का अनुपालन नहीं करना है, आप सभी को पता है। बी कह रहा है कि बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण भी नहीं करना है, और ना ही बच्चे को कभी भी अलग समूह में बैठा करके कोई चीज़ सिखानी है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी कह रहा है कि पुरस्कार एवं सजा, देखिए स्टार्टिंग इसकी यहाँ से निगेटिव पॉइंट से हो चुकी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। बचा क्या हमारा डी वाला, कह रहा है कि बच्चे के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। तो बिल्कुल ये बात यहाँ पर सही दे रखी, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को जो आपके शिक्षण में क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको उन सबको करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप सभी वहाँ पर क्या करिएगा, एलिमिनेशन मेथड को अपनाइएगा। कभी कभी क्या होता है, अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं और एक एक करके अपने ऑप्शन को हटाते जाते हैं, और इसी तरह से हमें जो क्या होता है वो सही आंसर हमारा हमें मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप कभी कभी अपने खुद का भी माइंड यूज़ कर लेंगे ना, अगर जो आंसर आपको नहीं भी आ रहा है तो वो भी आंसर जो है वो आप लोग कर सकते हैं ना। तो कभी भी घबराइएगा मत, जो आपके शिक्षण के क्वेश्चन होते हैं जहाँ तक तो बहुत ईजी ही होते हैं, इतना टफ नहीं पूछता है आपसे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। बात किसकी की गई है, गणितीय क्रियाओं को समझने में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विकल्प क्या दे रखे हैं, आलेखीय वैफल्य, स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म, गणितीय वैफल्य या फिर पठन वैफल्य। अब सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बस ये क्वेश्चन क्या देखिए आपको घुमा कर यहाँ पर पूछ रखा ना, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजी है। तो आप लोग क्या करते हैं, ये जो आपकी पैडागॉजी अच्छे से दे दी जाती है और इसी में आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर इसी कंफ्यूजन में आपका आंसर भी नहीं निकल पाता है ना। कुछ लोग तो इसमें जाके फंस जाते होंगे, तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एकदम दिमाग कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन को पढ़ के तब उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो अब आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर देखिए सीधा दे रखा है कि गणितीय क्रियाओं को समझने में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और आप सभी ने पढ़ी होंगी, जितने भी आपके वैफल्य हैं, यानी कि जिस चीज़ में आपको कठिनाई होती है, जिस चीज़ के विकार हैं, वो सभी आप लोगों ने पढ़ भी रखे होंगे। तो यहाँ पर गणित की बात हो रही है, तो यहाँ पर सीधे गणितीय वैफल्य होगा उस बच्चे के अंदर। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा सी वाला, यानी कि गणितीय वैफल्य। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, किस लिए नहीं है, अब आपको ये बताना है। एक दिन किसी ने बोला भी था कि जो आपका पुरस्कार है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो अब आप लोग देख लीजिए, खुद ही आपके क्वेश्चन में दे भी रखा है यहाँ पर कि जो आपका पुरस्कार है वो जो सीखने वाले जितने भी लोग हैं उनको अभिप्रेरित करने का एक उत्तम तरीका, यानी कि एक सबसे अच्छा तरीका नहीं माना गया पुरस्कार। ठीक है, तो पुरस्कार को एक तरह से निगेटिव ही मान लीजिए। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि वहाँ पर कब आपका पॉजिटिव होगा और कब आपका निगेटिव होगा, वो भी आपके विकल्पों के अनुसार देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते हम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या बन जाएगा। कह रहा है कि इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती हैं, या फिर इससे बाह्य अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। अब आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, बहुत ही ध्यान से। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा। कह रहा है कि बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप पुरस्कार दे रहे हैं वो तो बाह्य ही होगा ना, आपका पुरस्कार एक तरह से आपका बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, इसलिए जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा कभी भी क्षीण ही नहीं हो सकती है। बी कह रहा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, बिल्कुल ये बात यहाँ पर सही है। अगर आप बच्चे को लगातार पुरस्कार देते रहेंगे तो बच्चा क्या करेगा, वो जान जाएगा कि अब तो मैं अच्छा बन गया हूँ, है ना। अब तो टीचर मुझे कोई भी अगर मैंने अच्छा काम किया तो तुरंत मुझे जो है वो प्राइज़ दे देगी, रिवॉर्ड दे देगी। तो बच्चा क्या करेगा, उसके अंदर जो सीखने की जितनी भी उत्सुकता है वो धीरे धीरे सब खत्म होती चली जाती है। इसलिए कभी भी सीखने वाले को, यानी कि जितने भी आपके अधिगमकर्ता होते हैं, उन्हें कभी भी पुरस्कार के प्रति उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन्हें कम पुरस्कार देने चाहिए और उनसे बचना भी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, बी वाला बन जाएगा। सी भी गलत दे रखा है, डी भी गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लिव वैगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। अब आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। विकल्प दे रखे द्वंद्वात्मक अधिगम,
पाड़ या फिर अवलोकन अधिगम या फिर अनुकूलन। अब सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा बी वाला, यानी कि पाड़। यहाँ पर देखिए टीचर ने कहा भी है कि वो बच्चे को आधा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन दे रही है, यानी कि उसने उसकी हेल्प कर दी। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा जब आपके घर वगैरह बनाए जाते हैं तो देखा होगा वहाँ पे बल्लियाँ पटरी लगा करके वहाँ पर पाड़ तैयार किया जाता है, यानी कि ढांचा तैयार किया जाता है। तो उसी प्रकार से टीचर ने क्या किया है, आधे क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दिया है और आधा स्टूडेंट खुद से सॉल्व करेगा, यानी कि उसने एक तरह से बच्चे को पाड़ के रूप में उसे क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। कह रहा है कि 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बी कह रहा है कि बच्चों के भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ, बिल्कुल भी नहीं। 10 राज्यों के नाम पूछो तो बच्चा सिर्फ 10 राज्यों के नाम ही बताएगा, इससे ऊपर तो बताएगा नहीं आपको। कह रहा है कि दी गई कविता का स्मरण करके वाचन करो। आप सभी को पता है कि स्मरण करना, याद करना, ये सभी निगेटिव वर्ड्स हैं, तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा। डी कह रहा है कि पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बच्चे क्या करेंगे, अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वे सोचेंगे कि जितने भी आपके जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग क्या चीज़ खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उनका जीवन यापन है। तो बच्चे जो है वहाँ पर अपना दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, डी वाला बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं, वही जो महिलाएं हैं वह अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। विकल्प दे रखे हैं, लैंगिक स्थिरता, दोनों लिंगों के बीच आनुवांशिक भेदभाव, या फिर लैंगिक रूढ़िवाद, लैंगिक विभेदीकरण। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बनेगा, सी वाला बन जाएगा, यानी कि लैंगिक रूढ़िवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षकों को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करने चाहिए, किस लिए। कह रहा है कि नहीं, बच्चे को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो यहाँ पर गलत दे रखा है। कह रहा है कि हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने तुरंत संशोधन कर दिया तो बच्चा इससे कुछ सीख नहीं पाएगा, और बच्चे जब तक गलतियां नहीं करते हैं तब तक कोई चीज़ सीखते भी नहीं हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों का तुरंत आपको समाधान नहीं करना है, ये गलत हो गया। कह रहा है कि बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनको उत्तर तुरंत सुधारना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, बच्चे कहीं भी, चाहे आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, घर हो, कहीं पे भी वे गलतियां कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें उस समस्या का समाधान जो है वो तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। बनेगा क्या, ए वाला। नहीं, बच्चे की अभिव्यक्ति को करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो है वो, उन्होंने जो कुछ भी गलत किया है कभी भी उसे भय, यानी कि उसे डराना नहीं है, बल्कि उसे समझाना है चीज़ों को कि देखो ऐसा नहीं, ऐसा करना है आपको। इसलिए बच्चे के अंदर कभी भी भय नहीं पैदा करना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला बनेगा, यानी कि ए विकल्प। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि 1.5 से 2.5 साल तक की उम्र के बच्चों के द्वारा अक्सर उच्चारित शब्द उच्चारणों को क्या कहा जाता है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके ऑनलाइन मोड में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप सभी को बहुत अच्छे से आंसर करना है इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि वाचन का अधिक विस्तारण, बकवास, नववाद या फिर तार प्राशित वाचन। आंसर करिएगा सभी लोग। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये होगा डी वाला, यानी कि तार प्रशित वाचन। अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रगतिशील कक्षा में डैश। कह रहा है कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचार मौके प्रदान करने चाहिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे कि इसका जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक किसी स्पेसिफिक जो पाठ्यक्रम आपका दिया होता है उस पर कभी भी टीचर को उसका जो है वो पालन नहीं करना है। कभी भी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर यानी कि कंपटीशन लेवल पे कभी भी बल नहीं देना है कि बच्चों से जो है वो आप कंपटीशन करवाएं, ठीक है। तो यह भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें कभी भी उनके एकेडमिक नंबरों के आधार पर उन पर नामांकित नहीं करना है उन्हें। डी कह रहा है कि ज्ञान की संरचना के प्रचार मौके प्रदान किए जाने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही दे रखी है यहाँ पर, यानी कि डी हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या रहा है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है। कह रही है कि छात्रों में प्रत्याहार व निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या फिर निष्प्रेरित करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, अधिगम के लिए पाठ या फिर आधारभूत संरचना का काम करेगी। अब आंसर करना है सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। किसकी बात हो रही है, लेव वाइगोत्स्की की। आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि किस मनोवैज्ञानिक की बात की गई है जो आपके क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको इस चीज़ पे भी फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, डी वाला। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि अधिगम के लिए पाठ और आधारभूत संरचना का वह काम करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है किस पर। देखिए क्या कह रहा है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बी कह रहा है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसी के साथ क्या करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना है ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं आपकी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो इतना सा काम आप सभी लोगों को करना है। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, सी वाला, यानी कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि विकास क्या है। विकल्प दे रखा है, एक आयामी है, एक दिशीय है, विकास में बदलाव किया जा सकता है, आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है। अब आंसर करना है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सी वाला, यानी कि विकास में बदलाव किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए वृद्धि में कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन आपका जो विकास होता है उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। विकल्प दे रखे, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रखकर, विद्यार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों के बीच बीच में भय की अवस्था में रखकर, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके। सभी को आंसर करना है बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताएंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो सही आंसर क्या बन जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, विद्यार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, यानी कि उन्हें तुरंत अगर फीडबैक दे दिया जाएगा तो वो सबसे अच्छा माना जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, बी वाला। बच्चों को कभी भी प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना है, ना ही उन्हें बार बार उनसे परीक्षा दिलवानी है आप सभी लोगों को, और ना ही उन्हें कंपटीशन करवाना है बच्चों के बीच। तो ये सारे ही गलत हो जाएंगे, बी वाला हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। इसी के साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप सभी लोग जितने भी हैं, जिनको भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर दिया करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, आपके डाउट्स जरूर क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ जितने भी नए साथी आए हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सभी आप तक जो है वो पहुँचती रहें टाइम टू टाइम, और आप लोग जो है वो क्लास से जुड़े रहें, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।